जो भविष्य से 450 लोगों को पास्ट की दुनिया में लेकर आ रहा था। रास्ते में खराबी होने के कारण वो समंदर में डूब गया और उन 450 लोगों में से मात्र 47 लोग ही जिंदा समंदर के किनारे बने एक शहर तक आ पाए। तब उनके अनजान होने के कारण होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने उनसे इंटरोगेशन करी और एजेंसी को पता चला कि वो सब लोग फ्यूचर में होने वाली एक खौफनाक जंग से अपनी जान बचाकर पास्ट में आए हैं। पर जैसा कि इस बात पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए एजेंसी के लोग सच का पता लगाने के लिए मामले की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। अब वैसे बस ये 47 लोग पहली बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में नहीं आए थे। उनके अलावा पहले भी एक ग्रुप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका था, जिसमें मौजूद लोग फ्यूचर में होने वाली जंग को रोकने के लिए उसकी जड़ों को ही खत्म कर देना चाहते थे और अभी के लिए वो पास्ट की दुनिया में बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, जिनमें से ही रॉबर्ट नाम का एक बंदा होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी का हेड था। अब जैसा कि नए लोगों के कारण पुराने लोगों की सच्चाई भी इस दुनिया के लोगों के सामने आ सकती थी, इसीलिए अब पुराने ग्रुप वाले एक मीटिंग करके प्लान बनाते हैं कि वो इस बार क्या है 47 लोगों को जान से मार देंगे। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी सबसे मीटिंग करने के बाद जब रॉबर्ट अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे ऑफिसर जेड अपने साथी नेस्टर के साथ रोक लेता है, क्योंकि वो रॉबर्ट से पिछले पार्ट में गायब हुई एमा के बारे में पता करना चाहता था। तब शुरू में तो होमलेस सिक्योरिटी का हेड होने के कारण रॉबर्ट ने जेड को धमकाने की कोशिश करी, मगर उस समय रॉबर्ट थोड़ा सा नशे में भी था, इसीलिए इसी बात का मुद्दा बनाकर जेड और उसके साथी ने गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उस दौरान उन्हें रॉबर्ट की गाड़ी से एक पिस्टल भी मिली, जिसका सीरियल नंबर मिटाया हुआ था, इसीलिए उसको देखकर जेड और नेस्टर रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब अगले दिन रॉबर्ट को छुड़वाने के लिए मेयर कॉनवे खुद पुलिस स्टेशन में आती है, क्योंकि असल में वो खुद भी उन्हीं लोगों में से एक थी जो कि पहले के टाइम पर फ्यूचर से पास्ट में आए थे। और जैसा कि इस बार आए लोग होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी के कैंप में ही थे, इसीलिए पहले वाले ग्रुप के लोगों के लिए रॉबर्ट का जेल से बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर अभी जब कॉनवे जेड से रॉबर्ट को छोड़ने को कहती है तो जेड इस पर मना कर देता है, लेकिन जेड खुद भी जानता था कि कॉनवे की और भी ऊपर तक बातचीत होने के कारण वो रॉबर्ट को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो कॉनवे के सामने रॉबर्ट को छोड़ने के लिए मान तो गया था, पर बदले में वो चाहता था कि कॉनवे समर कैंप में मौजूद लोगों को एक दिन टाउन में घूमने की परमिशन दे दे। अब जेड ने कॉनवे के सामने ये शर्त बहुत ही खास कारण की वजह से रखी थी और साथ ही उसे ये बात भी पता थी कि समर कैंप में मौजूद लोग इतने समय से वहीं पर रहकर बहुत ही घुटा घुटा महसूस कर रहे होंगे। इस पर कॉनवे तो मान जाती है और इधर कॉलेब समर कैंप में जेसिका से बात करते हुए उसे अपनी बेटी रेचल के बारे में बताता है। असल में रेचल खुद भी पहले वाले ग्रुप के साथ पास्ट में आ गई थी और कॉलेब पास्ट में उसे ढूंढने के लिए आया था। तभी डीस की बेटी लिया उन दोनों के पास आकर उन्हें बताती है कि हम लोगों को एक दिन के लिए बाहर घूमने की परमिशन दी गई है। ये सुनकर रेबेका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कॉलेब थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि पिछले पार्ट में ट्रॉय नाम के एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के कारण कॉलेब का नाम उस लिस्ट में नहीं था। अब फिलहाल के लिए लिया और रेबेका एक कमरे में आते हैं, जहां पर उनके अलावा बाकी सारे सर्वाइवर भी मौजूद थे और उसी दौरान एजेंट फॉस्टर सबको बताता है कि हम आज आप लोगों को अपने साथ टाउन में घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, जहां आप लोग एंजॉय कर सकते हो, लेकिन रात होने से पहले सबको हमारे साथ वापस आना पड़ेगा। इस पर सब लोग खुशी खुशी मान जाते हैं और फॉस्टर सभी को बाहर बस की तरफ भेजने लगता है। उस दौरान लिया को लेने के लिए आई डीस बाहर झाड़ियों के पीछे एक स्नाइपर लेके बैठी थी और उसने सोच रखा था कि अगर उसे लिया को वापस लाने के लिए सबको मारना भी पड़ेगा तब भी वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अभी जैसे ही रीस देखती है कि सब लोग घूमने के लिए टाउन की तरफ ही जा रहे हैं, तो फिलहाल के लिए वो अपने इरादे को बदलकर खुद भी टाउन में ही चली जाती है। अब इधर सभी सर्वाइवर के बस में चढ़ने के बाद फॉस्टर सबको ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनाता है ताकि कोई भी भागने की कोशिश ना करे। इसके थोड़ी देर बाद नायोमी नाम की एक औरत, जो कि फ्यूचर से वापस आने के बाद से कैंप में कोमा में ही पड़ी थी, उसको भी होश आ जाता है और नर्स से अपने पति इलाई के बारे में पूछती है। लेकिन नर्स के हिसाब से तो इलाई नाम का कोई आदमी कैंप में मौजूद ही नहीं था और बाकी सारे लोग भी अभी के लिए टाउन में घूमने के लिए गए थे। इससे नायोमी को समझ आ जाता है कि इलाई मारा जा चुका है, इसीलिए वो दुखी होकर सबसे पहले तो एक खाली कैबिन में जाती है और नर्स से मारकर मांगकर दीवार पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखना शुरू कर देती है। इधर मार्शल को नेस्टर से इस बारे में पता चल गया था कि जल्दी ही सारे सर्वाइवर टाउन में घूमने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए वो नेस्टर के साथ ही बस स्टॉप पर जाकर हैना का वेट करने लगता है, क्योंकि वो हैना से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। बस के आने पर हैना भी मार्शल से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद सबसे पहले तो मार्शल हैना को अपने साथ एक झील के किनारे ले जाकर उसे किस करता है और बाद में वो दोनों एक मोटर बोट से झील के दूसरी तरफ जाकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वहीं जेड ने असल में बाकी सब लोगों को बाहर इसलिए भी बुलवाया था ताकि वो किसी तरह से लिया को रीस तक पहुंचा सके, क्योंकि पिछले पार्ट में रीस ने उसके बेटे ओलिवर को वापस कर दिया था, लेकिन जेड अपने वादे के मुताबिक लिया को उस तक नहीं पहुंचा पाया था।
इसीलिए फिलहाल के लिए वो रेबेका के पास जाकर उसका ध्यान भटकाता है और चुपके से लिया को एक दुकान में भेज देता है। वहां पर एक आदमी ने लिया को एक कार्ड दिया था जिसमें एपेक्स की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझकर लिया रोड पर चलते हुए एक वेल की ग्रेफिटी के पास जाती है और वहीं पास में मौजूद एक बाथरूम में घुस जाती है। अब रिया के वॉशरूम में जाते ही वॉशरूम के ऊपर मौजूद वेंटिलेशन सिस्टम से रीस ने लिया को ऊपर खींच लिया था, जिसके बाद जेड उनके पास आकर सबसे पहले तो रिया के ब्रेसलेट को उतारता है और बाद में रीस से माफी मांगते हुए उसे लिया को लेकर जाने को कहता है। तब लिया भी जेड को हक करके वहां से रीस के साथ एक गाड़ी से टाउन के बाहर जाने लग गई थी, जिस दौरान रेबेका भी उन्हें जाते हुए देख लेती है और बाद में जेड के पास आकर उससे गुस्से में कहती है कि उसने ये काम करके खुद को, रीस को और लिया को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब वैसे जेड को ये बात समझ में नहीं आती और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। साथ ही वो रेबेका से यही कहता है कि लिया असल में सबसे ज्यादा रीस के साथ ही सुरक्षित है। अब वहीं रात में रीस एक मोटेल में लिया के साथ रुकी थी, जहां पर पहले तो लिया को अपनी और लिया की आईडी दिखाती है जो उसने पिछले पार्ट में विक्टर से बनवाई थी। इसके अलावा रीस के पास कैंप में मौजूद बाकी सब लोगों के लिए भी आईडीज थी, जिससे वो लोग भी बड़े आराम से अपनी जिंदगी को नॉर्मल इंसानों की तरह इस दुनिया में काट सकते थे। और असल में उन लोगों के लिए भी आईडी बनवाना यही वो दूसरा काम था जो रीस ने विक्टर से इतने सारे पैसे के बदले में करने को कहा था। अब कहीं ना कहीं रीस ने लिया को बहुत ही स्मूथ तरह से बचा लिया था और साथ ही अब तक उसे कोई ढूंढने के लिए भी नहीं आया था, इसीलिए रीस को थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है। इसीलिए कुछ सोचकर वो जल्दी से लिया के पास मौजूद रैबिट वाले खिलौने को देखती है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। असल में उस खिलौने के अंदर होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने पहले से एक ट्रैकर लगाया हुआ था, जिसे देखकर रीस समझ गई थी कि अब वो लोग कभी भी उन्हें पकड़ने के लिए इस मोटेल में आ जाएंगे। इसीलिए जल्दी से वो तुरंत ही खिलौने को मोटेल में ही छोड़कर लिया को गाड़ी में बिठाती है और वहां से दूर जाने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर फट गया था और अचानक से होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी की काफी सारी गाड़ियों ने आकर रीस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद वो रीस के ऊपर हमला करके जैसे तैसे उसको बेहोश कर देते हैं। और बाद में रीस की आंख खुलने पर वो खुद को एक लैब में पाती है जहां एक मशीन से उसके हाथ पैर और शरीर को जकड़ कर रखा गया था। अब वैसे रॉबर्ट का यही प्लान था कि वो रीस के डीएनए से ही एक ऐसा वायरस बनाएगा जिससे फ्यूचर से आए नए लोगों को जान से मारा जा सके। पर जैसा कि ये काम आम डॉक्टर के बस का नहीं था और रॉबर्ट वैसे भी उन लोगों को अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाकर वहां पर मौजूद सोफी से मिलता है और उसे फिर से उसके प्लान में शामिल होने को कहता है। इस पर पहले तो सोफी ने मना कर दिया था, लेकिन रीस का नाम सुनते ही वो मान जाती है क्योंकि रीस के डीएनए से वो अपनी जानलेवा बीमारी के लिए भी एक दवाई बनाकर खुद भी एपेक्स बनना चाहती थी। हालांकि सोफी दिल की बुरी नहीं थी, इसीलिए रीस का डीएनए निकालते समय सोफी रीस से वादा भी करती है कि वो उसको बचाने के लिए उसके पास वापस आएगी। इसके बाद सोफी उस दिन का काम खत्म करके लैब से बाहर चली गई थी और आज ही उसने अपनी दवाई बनाने के लिए रीस का ब्लड भी निकाल लिया था। इधर अब तक टाउन के लोगों को भी समर कैंप में मौजूद लोगों के बारे में पता चल जाता है और वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी इंसान को इस तरह से कैद करके कैंपों में रखा जाए, इसलिए वो सारे के सारे इकट्ठे होकर कैंप के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर धरना देना शुरू कर देते हैं। तब उन लोगों को शांत करवाने के लिए जेड और नेस्टर को कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ता है। और अब जैसा कि जेड ने होमलेस सिक्योरिटी एजेंसी वालों की मदद करी थी, इसीलिए उसे भी कैंप में आने जाने की परमिशन मिल जाती है। इसका ही फायदा उठाकर जेड एमा के बारे में खोजबीन करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एमा की मौत हो चुकी है। इधर रॉबर्ट के ऊपर पब्लिक काफी ज्यादा प्रेशर बना रही थी ताकि उन्हें पता चल सके कि समर कैंप में रहने वाले लोग कौन हैं। तब उन लोगों को शांत करवाने के लिए रॉबर्ट एक प्लान बनाता है और फॉस्टर को कॉल करके मिया के हस्बैंड पॉल को हेडक्वार्टर में लाने को कहता है। साथ ही उसने फॉस्टर से यह भी कह दिया था कि फॉस्टर जेड को कैंप में न आने दे और इस पर फॉस्टर भी मानकर जेड को वहां पर से जाने को कहता है, जो सुनकर जेड बिना कोई भी आर्ग्यूमेंट करे कैंप से बाहर निकल गया था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर फॉस्टर मिया के हस्बैंड पॉल को लेकर हेडक्वार्टर में पहुंचता है तो मिया खुद इंटरोगेशन रूम में पॉल के पास जाकर उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए एक बहुत ही जरूरी काम करना है, जिसके लिए पॉल को एक स्क्रिप्ट रीड करते हुए एक वीडियो बनवानी पड़ेगी और मिशन के पूरा होने के बाद मिया और पॉल एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये बात सुनते ही पॉल इस पर मान गया था और असल में मिया ने पॉल को जो स्क्रिप्ट दी थी उसके हिसाब से पॉल को वीडियो में कहना था कि हम लोगों ने पहले झूठ कहा था कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम लोग एक ऐसे कल्ट का हिस्सा हैं जिससे इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए हमारे बारे में पता चलने पर हमें कैंप में रखा गया था और सरकार हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। अब ये सब मिया ने इसीलिए करा था ताकि जब आम लोगों के कारण पानी सर से ऊपर चला जाए तो ऑनलाइन इस वीडियो को सर्कुलेट करके आम लोगों को रोका जा सके। इधर कैंप में नायोमी को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होता,
इसीलिए वो कैंप में मौजूद कुछ लोगों को बाहर जाने के लिए भड़काना शुरू कर देती है। उस समय पर फॉस्टर उन्हें रोकने के लिए आ गया था, जिस दौरान नायोमी फॉस्टर की बंदूक छीनकर फॉस्टर को ही घायल करके सबके साथ वहां से निकल जाती है। और फॉस्टर के साथियों को इस बारे में पता चलने पर वो फॉस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। वहीं जेड और नेस्टर ने सुबह जिन लोगों को गिरफ्तार करा था उनमें मौजूद डायना नाम की औरत उन्हें बताती है कि असल में मैं खुद भी पहले वाले ग्रुप के लोगों के साथ पास्ट में आई थी, लेकिन मैं उनसे अलग हो गई क्योंकि मैं अभी के आए लोगों को भी बचाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जेड को समझ आ जाता है कि कैंप में आए सभी लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो पहले वाले ग्रुप के लोगों के बारे में डायना से सारी इंफॉर्मेशन देने को कहता है। इस पर डायना जेड से मिया और रॉबर्ट की फोटो मंगवाकर उसे बता देती है कि वो दोनों ही सबको लीड कर रहे हैं। जो बात सुनने के बाद तो जेड के दिमाग के तोते उड़ गए थे और साथ ही उसे समझ आ गया था कि इस सब का मतलब तो ये है कि अब तक रॉबर्ट और मिया ने एमा को जान से मार दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमा को भी उनकी सच्चाई के बारे में पता चल गया होगा। तभी अचानक से पुलिस स्टेशन में जेनिफर नाम की एक FBI ऑफिसर आती है, जो कि जेड से डायना के साथ पकड़े गए बाकी सारे लोगों को भी छोड़ने के लिए कहने लग गई थी। इस पर जेड मना कर देता है क्योंकि डायना ने उसे बता दिया था कि असल में जेनिफर खुद भी पहले वाले ग्रुप के लोगों में से एक है और इसका मतलब कि वो वहां पर सिर्फ डायना को ही छुड़वाने के लिए आई थी। पर तब जेड जेनिफर से सभी लोगों को छुड़वाने के लिए एक पक्का वारंट लाने को कहता है, और क्योंकि जेनिफर एकदम से कोई पक्का वारंट नहीं ला सकती थी, इसीलिए गुस्से में वो नाक चढ़ाकर वहां पर से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जेड के पास पॉल का कॉल आता है, जिससे भी अब तक अपनी बीवी मिया के असली प्लान के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो जेड को उस बारे में बताकर उसे वीडियो के बारे में भी बताता है, जो सुनने के बाद जेड समझ गया था कि उन लोगों को कोई प्लान बनाकर ही रॉबर्ट और साथी मिया को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पॉल के जरिए बनाई गई वीडियो को ऑनलाइन सर्कुलेट करके सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से फंसा देंगे। अब जैसा कि जेड खुद भी सभी लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए उसके इरादों के बारे में जानने के बाद डायना उसको बताती है कि मैं एक ऐसी मशीन बना सकती हूँ जिसको अगर कैंप में जाकर वहां के सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाए तो पुराने वाले ग्रुप के लोगों के पास से नए वाले ग्रुप के लोगों का सारा डेटा इरेज करा जा सकता है, और अगर उसके बाद उन सभी लोगों को किसी तरह से कैंप से निकालकर फेक आईडी दे दी जाती है तो कभी भी कोई भी उन्हें पूरी दुनिया में नहीं ढूंढ पाएगा। तब जेड जल्दी से डायना से उस मशीन पर काम करने को कहता है और डायना की सेफ्टी के लिए उसे मार्शल के साथ अपने घर के गराज में छोड़ देता है। वहीं रेचल यानी कोलेब की बेटी असल में रॉबर्ट के ही पास थी, जिसे रॉबर्ट ने पास्ट में आकर अडॉप्ट कर लिया था, और फिलहाल के लिए रेचल खुशी खुशी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। अब वैसे तो रॉबर्ट ने रेचल को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए उसे अडॉप्ट करा था, क्योंकि रेचल की गर्दन पर वो निशान था जो कि एपेक्स अपने गुलामों की गर्दन पर बनाया करते थे, और इसका मतलब फ्यूचर में रेचल और उसके मम्मी पापा एपेक्स के गुलाम रहे होंगे। दैट मीन्स कि कोलेब खुद ही एपेक्स के लिए पहले काम करा करता था, और पिछले पार्ट में कैंप में जिस ऑफिसर के ऊपर एपेक्स के तरीकों से हमला हुआ था वो हमला भी कोलेब ने ही करा था। इधर अभी रॉबर्ट को खबर मिलती है कि सोफी ने वो दवाई बना ली है जिससे अभी आए हुए लोगों को जान से मारा जा सकता है। इसीलिए तब रॉबर्ट एक प्लान बनाता है, जिसको पूरा करने के लिए वो जेनिफर के साथ कैंप में मौजूद सभी सर्वाइवर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर आप सभी लोगों को इस टाउन की आईडीज देकर टाउन में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको यहाँ के वायरस से बचाने के लिए एक वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बात सुनने के बाद तो सभी सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं मिया को इस बारे में पता चल गया था कि पॉल ने जेड से बात करके उनके प्लान के बारे में जेड को सब कुछ बता दिया है। इसीलिए वो गुस्से में रीस के डीएनए से बने वायरस को एक वाइन में मिलाकर पॉल को पिला देती है, जिससे पॉल की मौत हो गई थी। वहीं सोफी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि रॉबर्ट उस वायरस के साथ क्या करने वाला है, इसलिए वो कुछ सोचकर जल्दी से जेड के घर के बाहर जाती है, जहाँ जेड के गराज में डायना और मार्शल डायना की मशीन के ऊपर वर्क कर रहे थे, और जेड अभी अभी मशीन बनाने के कुछ जरूरी सामान को लेकर आया था। तभी जेड को बाहर से आवाज आने पर वो बाहर जाकर सोफी से मिलता है, जो उससे रॉबर्ट के प्लान और रीस के डीएनए से बने वायरस के बारे में सब बता देती है, जिसके बारे में सुनने के बाद जेड सबसे पहले तो रीस को फ्री करवाने का फैसला करता है, क्योंकि बाद में रीस की ताकत के जरिए वो लोग कैंप में मौजूद सभी लोगों को बड़े आराम से बचा सकते थे। इसीलिए फिलहाल जेड नेस्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है और उसके साथ रीस को बचाने का प्लान बनाने लगता है। वहीं फिलहाल के लिए एक लैब के अंदर रीस को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा था, और जैसा कि अब तक उसके डीएनए से वायरस को भी बना लिया गया था, इसीलिए रॉबर्ट ने रीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे एक साइंटिस्ट को रीस को जान से मारने के लिए कह दिया था। इसके लिए वो साइंटिस्ट रीस को अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुनाकर उसे तड़पाने लगता है, और एक समय पर वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि रीस उसे सहन नहीं पाती और उसके दिल की धड़कन धीमे होने लग जाती है। इससे साइंटिस्ट को लगने लग गया था कि रीस मारी गई है, लेकिन उसके बाहर जाते ही रीस अपनी आंखों को खोलती है
और लिया को बचाने के बारे में सोचकर अपने शरीर की पूरी ताकत से उस मशीन को तोड़कर फ्री हो जाती है। तब तक काफी सारे गार्ड भी रीस के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग गए थे, लेकिन रीस उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उठा कर फेंकती है। और इतने में ही सोफी भी अपने वादे के मुताबिक जेड के साथ रीस की मदद करने के लिए आ गई थी। वहां पर आकर जेड सबसे पहले तो रीस के गुस्से को शांत करवाता है और जल्दी से उसके साथ बाहर निकलने लग जाता है। पर तभी वहां पर साइंटिस्ट ने आकर सोफी को गन पॉइंट पर ले लिया था और उसको छोड़ने के बदले में वो रीस को वहीं रुकने को कह रहा था। तब फिलहाल के लिए मजबूरन जेड और रीस को अपनी गन को नीचे करना पड़ता है और जेड रीस के आगे आकर अपने घुटनों पर बैठने लग जाता है। ये देखकर रीस को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर जेड की कमर पर मौजूद जेड की एक सीक्रेट गन पर पड़ती है, जिसे देखकर रीस जेड के इशारे को समझकर उस गन को लेते हुए साइंटिस्ट को पट्टे से गोली मार देती है। इसके बाद रीस ने गुस्से में साइंटिस्ट को गले से पकड़कर हवा में लटका दिया था और उससे लिया के बारे में पूछने लग गई थी। फिर लिया के बारे में जानने के बाद रीस सबसे पहले तो सोफी के साथ उसकी लैब में जाती है, जहां पर आते ही उसने उस वायरस की ट्यूब को बर्बाद कर दिया था, जो वायरस सोफी ने रीस के डीएनए से रॉबर्ट के कहने पर नए लोगों को मारने के लिए बनाया था। लेकिन अभी भी उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मतलब भर का वायरस रॉबर्ट पहले ही अपने साथ लेकर कैंप की तरफ जा चुका होता है और इसका मतलब कैंप में मौजूद सभी लोगों की जान अब भी खतरे में थी। आगे रीस के लैब से निकलने के बाद सोफी जल्दी से उस दवाई को निकालती है जो उसने अपनी बीमारी को सही करने के लिए रीस के डीएनए से बनाई थी, लेकिन उस दवाई को किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट करना काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि 95% चांसेस थे कि वो दवाई किसी के भी ब्लड में जाकर उसे जान से मार देगी। मगर जैसा कि सोफी अपनी जानलेवा बीमारी की वजह से वैसे भी मरने वाली होती है, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा ना सोचकर वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इसके तुरंत बाद ही सोफी काफी ज्यादा बेहतर फील करने लग गई थी। मगर तभी लैब में सोफी का एक साथी मेसन आता है, जिसके साथ ही बात करते हुए सोफी अचानक से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं अब तक डायना ने वो मशीन बना ली थी जिसे कैंप के सर्वर के साथ कनेक्ट करके सभी लोगों के डेटा को हर कंप्यूटर से इरेज करा जा सकता था। इसीलिए जेड अब काफी ज्यादा खुश होता है और अब उसका प्लान ये था कि वो किसी तरह से कैंप के पास जाकर सभी लोगों को वहां से निकाल कर बाहर ले आएगा, और इस काम में नेस्टर भी उनकी मदद करने वाला था। लेकिन अभी उनका प्लान परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अंदर की बातों को जाने बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए अपनी टीम में उन्हें अंदर के किसी आदमी की जरूरत थी। इस बारे में जब मार्शल को नेस्टर से पता चलता है तो वो कुछ सोचकर सीधा कैंप के मेन गेट के पास जाकर अंदर जाने की कोशिश करता है, जो देखकर जब ऑफिसर रॉय उसे रोकने के लिए उसके पास आता है तो मार्शल रॉय के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। इससे गुस्से में आकर रॉय ने उसे पकड़ के कैंप के एक कैबिन में बंद करवा दिया था। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद रॉय को अपनी जेब में एक नोट मिलता है, जो कि मार्शल ने रॉय को मुक्का मारने के बहाने से उसकी जेब में डाल दिया था। तब उस नोट को पढ़ने के बाद रॉय को समझ आ जाता है कि रॉबर्ट असल में कैंप में मौजूद सभी लोगों को जान से मरवाना चाहता है और उसने ही एमा को भी जान से मारा है। उसी नोट में जेड के प्लान के बारे में भी सब लिखा था, जिसको पढ़ने के बाद रॉय ने भी जेड की मदद करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए वो कोलेब के पास जाकर उसे भी सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि अगले दिन कोलेब को कैंप में मौजूद सभी सर्वाइवर को वैक्सीन लगवाने से रोकना पड़ेगा। इस पर कोलेब भी मान गया था। अब उसी रात जेनिफर मार्शल के कैबिन में आकर उसे स्टन मशीन से बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और आगे से उससे इस कैंप में कभी भी ना आने को कहती है। इसके बाद सुबह सुबह नेस्टर अपने प्लान के अकॉर्डिंग गाड़ी को तेज भगाते हुए सीधा कैंप के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से गुस्से में रॉबर्ट और उसके सारे साथी नेस्टर को पकड़ लेते हैं। जिस दौरान नेस्टर उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ और मुझे बस मार्शल को वापस लेकर जाना है, ताकि गांव में मौजूद लोग वापस से कैंप के बाहर आकर बवाल ना करें। ये बात रॉबर्ट को भी कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसलिए वो मार्शल को रॉबर्ट के हवाले कर देता है। पर तभी रॉय मार्शल के पास आकर उसके भी मुंह पर एक मुक्का मारता है। उस दौरान रॉय ने भी मार्शल को बहाने से मारकर उसके हाथ में एक पर्ची दे दी थी, जिसको छुपाने के बाद मार्शल वहां पर से नेस्टर के साथ जाने लग जाता है। अब वैसे इस दौरान रीस भी नेस्टर की गाड़ी के नीचे छुपकर कैंप के अंदर आ गई थी, जो किसी तरह से सभी लोगों से छुपकर बाद में रॉय और साथी कोलेब से जाकर मिलती है और सभी लोगों को बचाने के प्लान के बारे में डिस्कस करने लगती है। तब अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग सभी गार्ड्स को धीरे धीरे बेहोश करके एक कमरे में बंद करने लग गए थे। पर जल्दी ही इस बारे में रॉबर्ट को पता चल जाता है और कहीं ना कहीं उसे ये सारा काम जेड का लग रहा था। तब रॉबर्ट सबसे पहले तो अपने साथियों से कैंप में मौजूद लोगों को किसी सेफ प्लेस पर लेकर जाने को कहता है, पर जब वो लोग एक एक करके सब लोगों के कैबिन में जाते हैं तो कहीं पर भी उन्हें कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता। इससे परेशान होकर रॉबर्ट जेड को ही ढूंढने में लग गया था, जबकि सभी सर्वाइवर से कोलेब पहले ही बात करके उन्हें अपने साथ नायोमी के कैंप में छुपाने के लिए ले गया था और वो लोग अभी भी वहीं पर छुपे हुए थे। अब रात होने तक वो सभी लोग वहीं पर छुपे रहते हैं और रात होते ही जेड सीधा मार्शल और साथी नेस्टर के साथ कैंप की फेंसिंग के पास आता है,
लेकिन वो लोग फेंसिंग को डायरेक्ट नहीं छू सकते थे क्योंकि उन फेंसिंग में तेज वोल्टेज वाले करंट को छोड़ा गया था जिसको बस छूने मात्र से किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। पर जैसा कि जॉय उन लोगों के साथ ही मिला हुआ था इसीलिए वो अंदर से ही कैंप के पूरे सिस्टम पर पावर कट लगा देता है। तब नेस्टर फेंसिंग को काटकर मार्शल और जेड के साथ कैंप के अंदर आ जाता है, जहां पर जाकर वो तीनों सबसे पहले तो सभी लोगों को रेस्क्यू करके कैंप से बाहर निकालने लग जाते हैं और उसी बीच जेड डायना के बनाए गए डिवाइस को लेकर सर्वर रूम की तरफ जाने लग जाता है। इधर अब तक रॉय की गद्दारी के बारे में रॉबर्ट को पता चल गया था, इसीलिए रॉबर्ट रॉय को एक कमरे में बुलाकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाने लग जाता है। पर उसी दौरान रॉय की आवाज को सुनकर जेड पहले रॉय को बचाने के लिए आ गया था। पर जैसा कि अभी जेनिफर ने रॉय की कनपट्टी के ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी जेड को अपनी गन को नीचे रखना पड़ता है। पर काफी देर तक कुछ सोचने के बाद जेड सीधा रॉबर्ट से बात करने लग जाता है। तो बातों बातों में ही जेड ने रॉबर्ट को ये बात रियलाइज करवा दी थी कि अगर रॉबर्ट अपने साथियों के साथ इतने बड़े सफर को तय करके फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोकने के लिए पास्ट में आया था तो उसे खुद इतना ज्यादा जल्लाद नहीं होना चाहिए कि वो इतने सारे निर्दोष लोगों को जान से मार दे जो कि खुद भी उसी की तरह अपनी जान बचाने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आए थे। और कहीं ना कहीं रॉबर्ट को भी ये बात समझ आ गई थी, लेकिन जेनिफर अभी भी उन सभी लोगों को खत्म करने की बात पर अड़ी हुई थी, जिससे गुस्से में आकर रॉबर्ट खुद ही उसको शूट करके खत्म कर देता है और जेड से डायना के डिवाइस को सर्वर रूम के पास ले जाकर उसमें मौजूद सभी लोगों के डेटा को इरेज करने को कहता है। इधर बाकी सारे लोग भी अब तक कैंप से बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश थे, जिसके अगले दिन जेड को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि रॉबर्ट की अच्छाई को देखने के बाद उसने रॉबर्ट को गिरफ्तार ना करके उसे वहां पर से जाने दिया था। अभी के लिए तो जेड को लग रहा था कि शायद उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन जेड अभी जैसे तैसे अपनी बातों से जजेस को कन्विंस कर लेता है और बाद में वहां पर से सभी सर्वाइवर के पास जाकर उन्हें उनकी नई आईडीज देता है। इसके बाद रीज भी वहां पर से उसको अलविदा कह के लिया के साथ निकल गई थी। और इधर अब तक कोलैब को रॉबर्ट की वजह से उसकी बेटी के बारे में भी पता चल गया था, जिससे मिलने के लिए कोलैब सीधा रेचल की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है और रेचल भी उसको इतने सालों बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी तरह से बाकी सारे सर्वाइवर भी आईडीज मिलने के बाद देश के अलग अलग कोने में चले गए थे, जिनका पता अब किसी को कभी भी नहीं लगने वाला था। पर वहीं दूसरी तरफ जब मिया को रॉबर्ट की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में अपने एक साथी ड्रू से सोफी के बारे में पता करने को कहती है, जो कि उस दवाई को लेने के बाद से एक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी हुई थी। ड्रू को जल्दी ही सोफी की कंडीशन को देखने के बाद पता चल गया था कि वो एक एपेक्स बनने वाली है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाकर सीधा उसको जान से मारने की कोशिश करता है। मगर उसके ऐसा करने से पहले ही सोफी को होश आ जाता है और वो उल्टा ड्रू को ही बहुत बेरहमी से जान से मारने के बाद हॉस्पिटल से पूरे टेंशन में बाहर निकल जाती है। खैर अब वैसे तो चारों तरफ शांति हो गई थी, मगर सोफी आगे चलकर शायद सभी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हालांकि अपने अच्छे होने की वजह से वो ऐसा करेगी तो नहीं, पर भगवान जाने कब क्या हो जाए। बाकी अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मैं इस सीरीज की आगे की कहानी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का लास्ट पार्ट था और इसका सेकंड सीजन डायरेक्टर ने कभी बनाया ही नहीं। अब वैसे इसके आगे मुझे कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।